समाचार आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की बात हम करेंगे। यहां पर देश की सियासत में मुस्लिम वोटर की अहमियत एक बार फिर से खुलकर सामने आने लगी है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण हो, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो या फिर खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो, सभी के एक के बाद एक मुस्लिम समुदाय से मेलजोल बढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। ये दौरे सिर्फ इत्तेफाक नहीं है बल्कि आने वाले चुनावों की तैयारियों का एक बड़ा हिस्सा है। चाहे राजनीति में विचारधाराएं जैसी भी हो, लेकिन हर दल को वोटर साधना होता है और ऐसे में मुस्लिम मतदाता आज हर रणनीति के केंद्र में हैं, चाहे वो सेक्युलर दल से जुड़े हो या किसी भी संगठन से जुड़े हो। हर पार्टी की पहली प्रायोरिटी मुस्लिम वोट बैंक है, क्योंकि बात हो रही है 2027 चुनाव की और ऐसे में सबसे ज्यादा मस्जिद, मदरसा और मोहल्ले पर सियासत का नया फोकस है। देखिए, बीजेपी नकारात्मक लोगों के एक समूह है, आस्था सकारात्मक है, आस्था जोड़ती है और हर जोड़ने वाली चीज से भारतीय जनता पार्टी चिढ़ती है। उनको नकारात्मकता चाहिए, आस्था सकारात्मक लोगों के साथ है, आस्था जोड़ती है, आस्था भाईचारा लाती है। आप आस्था आपस में प्रेम, व्यवहार, सम्मान बढ़ाते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ बात को, आस्था और कोई भी धार्मिक स्थान कभी नकारात्मकता नहीं ला सकता, निगेटिविटी नहीं ला सकती। आज हमने पहला सम्मेलन किया है मुस्लिम समाज के भाइयों का, अन्य समाज के भाइयों का सम्मेलन करके उनके समस्याओं को जान के उनका समाधान करेंगे और उनको अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में लाके सरकार बनने के बाद उनका हल करेंगे। इसलिए हमने शुरुआत की। आजाद समाज पार्टी आने वाले कल में कावड़ का त्योहार खत्म होने के तत्काल बाद प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी। हमने इससे पहले भी जिला स्तरीय आंदोलन किया था, लेकिन अब शिक्षा का बाजारीकरण और ये मर्जीकरण रोकने के लिए, बिजली विभाग का निजीकरण रोकने के लिए हम लोग एक मजबूत आंदोलन लखनऊ में करने जा रहे हैं। बात की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। बैठक की है, बातचीत के लिए सैयद शाह मौजूद है हमारे साथ। आज सर बैठक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आप लोगों के साथ की है, किन किन मुद्दों पर चर्चा? मैं शाही इमाम लखनऊ टीले वाली मस्जिद सज्जादा नशीन मुतवल्ली आप सबसे मुखातिब हूँ और ये जो मीटिंग हुई है ये बहुत ज़बरदस्त कामयाब मीटिंग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पहली दफ़ा ये इस तरह से हमारे डॉक्टर मोहन भागवत जी ने और उमर इलियासी साहब की मेहनत से ये मीटिंग हुई है और इसमें पूरे हिंदुस्तान भर के उलमा ने शिरकत की है और सब ने ये बात आपस में तय की है कि अब इसको मुल्क में जो थोड़ा सा वातावरण बिगड़ा है उसको हर तरह से उसको संवारा जाएगा और सजाया जाएगा। उत्तर प्रदेश को लेकर भी चर्चा हुई है, धर्मांतरण के पूरे हिंदुस्तान के लोग मौजूद थे, सब ने अपनी बात और सबने उनको भागवत जी को यकीन दिलाया है कि आप जहां चाहिएगा मीटिंग होगी और हर तरह से कामयाब मीटिंग होगी। लोगों ने भी कुछ पॉइंट्स रखे मोहन कि आप जहां भी मीटिंग करेंगे बुलाएंगे मुल्क के लिए, मुल्क के उसकी सालिमियत के लिए, उसकी बका के लिए, उसके इत्तेहाद के लिए, उसकी यकजहती के लिए, उसकी सलामती के लिए जहां आप बुलाएंगे हम सब हाजिर होंगे। आपसी भाईचारे को लेकर हुई बात उनसे और पहली बार हुई है। 3 घंटे मीटिंग चली, माहौल बहुत अच्छा था, खुशगवार था, बहुत ध्यान से उन्होंने सुना भी और अच्छा नतीजा निकलेगा। आश्वासन भी दिया उन्होंने कि मुसलमान आरएसएस के बारे में जैसा सोचते हैं, गलतफहमी है, उससे काफ़ी कुछ दूर हुआ है आज की मीटिंग में और ये संवाद आगे भी होगा। आरएसएस चीफ ने ये बात का आश्वासन दिया है कि हम बैठते रहेंगे और ये गलतफहमियाँ दूर होंगी। बातचीत के लिए कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। तो दरअसल अखिलेश यादव की मस्जिद में बैठक हुई, चर्चा यहीं से शुरू हुई। परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को कैसे मजबूत किया जाए और मोहन भागवत प्लस मुस्लिम बुद्धिजीवियों से जब मुलाकात हुई और उसके बाद चंद्रशेखर की मुलाकात हुई वोटरों को साधने के लिए, तो तमाम तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आई है, जिसके बाद चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। सॉफ्ट हिंदुत्व पर बात हो रही है, सह अस्तित्व पर बात हो रही है, जो कहीं एक तरफ पहले किनारा कर लेते थे लेकिन अब वो साथ साथ चलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मौका है 2027 के
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती हैं और ऐसे में सब दल सारे कहा जा सकता है कि राजनीतिक विचारधाराओं की एक तरह से कोशिश ये है कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ अपने पाले में खींचा जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बहुत खास पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है इस पैनल में बातचीत करने के लिए। अशोक सिन्हा हमारे साथ मौजूद है, आरएसएस समर्थक, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अशोक यादव जी मौजूद है, आपका भी सर बहुत स्वागत है। और बहुत वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन। शुरुआत मैं करती हूँ सबसे पहले तो रजा रिजवी जी आप ही के साथ इस कमेंट के साथ कि 2027 का चुनाव आ रहा है, बहुत कम समय रह गया है और दरअसल चर्चा शुरुआत हुई अखिलेश यादव कल एक मस्जिद के अंदर बैठे, उसके बाद बीजेपी ने सवाल उठाए और चर्चा की शुरुआत भी कहीं ना कहीं यही से हुई कि जो मुस्लिम प्रेम है लोगों का जाग गया है, क्योंकि चुनाव आने और सब यही चाहते हैं कि मुद्दे चाहे कुछ भी हो लेकिन मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में हमें खींचना ही खींचना है। देखिए स्वाति जी, ऐसा है कि बहुत सी पार्टियां मुसलमानों को अपने तरफ खींचने के लिए हमेशा वो बात करती रही हैं और उन्होंने मुसलमानों को अपने तरफ लेने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों को जो बहबूदी फायदा होना चाहिए था वो बहबूदी फायदा मुसलमानों को नहीं मिला। लेकिन जो भागवत जी के साथ आज मीटिंग हुई है, ये मीटिंग आप ये मत समझिए क्योंकि आरएसएस जो है वो कहीं वोट की राजनीति की बात नहीं करता है, वो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत और राष्ट्र निर्माण की बात करता है। आपको बताना चाहता हूं कि जो 22 सितंबर 2019 जो है वो 25 में जो संघ का गठन हुआ था, तो इसी साल आप समझिए 22 सितंबर 2025 को जो है वो आरएसएस का लगभग 100 साल पूरा हुआ। तो आरएसएस से एक जुड़ा हुआ संघ समर्थित एक मंच है मुसलमानों का। वो आप देखिए कि 2002 में 24 दिसंबर 2002 में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसमें संघ समर्थित लोग जो है जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे वो मुसलमान धीमे धीमे उससे जुड़ना शुरू हो गए। और इसके लिए हमारे सुदर्शन जी जो थे, केसी सुदर्शन जी थे जो संचालक थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की कि नहीं भाई मुसलमानों को जो है वो राष्ट्र से जोड़ा जाए, राष्ट्र से उनको अलग मत किया जाए। तो लाखों लाख लोग जो है मुसलमान हैं। इसके लिए आदरणीय इंद्रेश जी जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक हैं, वो पूरे देश में मुसलमानों को राष्ट्रवादी विचारधारा जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। उसी आधार पर जो हरियाणा भवन में बैठक हुई है, अब इसको लोग वोट की निगाह से देख रहे हैं, उसकी निगाह से देख रहे हैं, लेकिन ये वोट में जाता है भाई, ठीक है, जाहिर सी बात, जो जुड़ेगा जिसके साथ उसके साथ समर्थन उसका होगा ही, वोट में तब्दील होता है। लेकिन ये लोगों को जोड़ने की बात है कि भैया तुम लोग जुड़ो हमारे साथ और तुम्हारे दिमाग में जो संघ के बारे में जो बुराइयां हैं, जो दिमाग है उसको निकालो, तुम लोगों को बता के रखा है। ठीक है, चर्चा इस पर आगे भी हम करेंगे। रजा रिजवी जी आपके साथ में, अशोक सिन्हा जी हमारे साथ खुद ही इस वक्त संघ से मौजूद हैं। मैं चाहती हूं कि वो जो चल रही हैं चीजें, मैं चाहती हूं कि उन्हीं के द्वारा एक बार फिर से सामने लाई जाए। आपने देखा होगा इस वक्त तमाम दलों में प्रयास चल रहे हैं क्योंकि 27 का चुनाव है और कैसे मुस्लिम वोट बैंक को लाना जाए। एक एक्सरसाइज आपकी तरफ से भी हुई, आप लोगों ने भी एक बैठक की गई, आप लोगों के द्वारा संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद उस बैठक में शामिल थे। तो क्या निचोड़ निकला उस बैठक का, क्योंकि ये जो मेलजोल बढ़ रहा है तमाम दलों की तरफ से, खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे, तो इससे कितना फायदा दिख रहा है 2027 चुनाव में? एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक संगठन नहीं है। राजनीतिक नफे और नुकसान को देखते हुए वो कोई बैठक नहीं करता है। वह राजनीति को राष्ट्रनीति में परिवर्तित करना चाहता है और यही कारण है कि ये बैठक जो मोहन भागवत जी की हुई है, इसके पहले भी कई बैठकें इमामों के साथ हो चुकी हैं, मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ हो चुकी है। सुदर्शन जी के समय से ही यह प्रयास चल रहा है और इसके लिए एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी स्थापित किया गया है, इसीलिए कि सभी भारतीयों में सौहार्द कायम हो। अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो सबसे पहले यह आवश्यक होगा कि इस देश में पंथ, भाषा और समाज को दूर रख करके सभी एक साथ समरस होकर इस देश की उन्नति में सहभागिता करें। यही कारण है कि आज मोहन भागवत जी ने हरियाणा भवन में
स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सभी का आह्वान करते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में सभी अपने मतभेद भुलाकर एक हो जाएं, और जब एक हो जाएंगे तो ये देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इसमें सभी समाजों से हम सहयोग मांग रहे हैं। हम मुस्लिम समाज से भी सहयोग मांग रहे हैं कि वो इस प्रकार के तत्वों को अपने से दूर करें जो राजनीतिक के कारण से अलग अलग होकर के घूमते हैं, और वह समाज के से समरस होने के लिए उनको अलग कर दिया जाता है। राजनीतिक पार्टियां बांटती हैं और यह संघ जोड़ने का काम कर रहा है, और इसलिए सभी से सहयोग की मांग भागवत जी ने की है जी। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि कुछ ऐसी बातें मुस्लिम समाज से भी दूर होनी चाहिए जिससे अलगाव पैदा होता हो, जैसे काफिर कहना। हम काफिर नहीं हैं, जो समाज इस्लाम को नहीं मानता उसको काफिर कह के लेकिन अलग करना ऐसे लोगों के बीच जो एक तरह से समझ चुके हैं कि बीजेपी की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अशोक सिन्हा जी, तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 80 और 20 की बात करते हैं। अगर इस तरह की बैठकें होती, अभी तो आप लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें इसमें निकलकर सामने आ रही है, सह अस्तित्व की एक नई इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है। जब चीजें ऐसी आती हैं तो आपको लगता नहीं है कि कन्वे हो पाएंगे लोग? देखिए, जब भी मैंने पहले ही शब्द कहा, राजनीति बांटती है और संघ सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। यदि आपको संघ पर विश्वास है, संघ की कार्यविधियों पर विश्वास है और संघ की आइडियोलॉजी पर विश्वास है, तो आप निश्चित मानिए इस देश में हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी एक हैं, सबका डीएनए। अखिलेश यादव जब मस्जिद पहुंचे तो सबसे ज्यादा वो तस्वीर चर्चाओं का विषय बनी और सबसे ज्यादा चर्चा हुई। और अभी आपने देखा कि खुद मोहन भागवत मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर रहे हैं। हालांकि अशोक जी कह रहे हैं कि ये बैठक थी सामंजस्य बैठाने के लिए, लेकिन सवाल यही है कि अब सबके लिए जरूरी है मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि 2027 का चुनाव है और खुद अखिलेश यादव मस्जिद पे एक बैठक करते हुए नजर आए। तो कितना जरूरी है आप लोगों के लिए इस वक्त इनको साधना, और अचानक ये जो मोहब्बत जग रही है इसको लेकर क्या कहेंगे आप अशोक जी? स्वाति जी, देखिए, आपने जब कहा कि हमको कितना जरूरत है किसी समाज को साधना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि हम साधते नहीं हैं, हम साथ देते हैं। हम पीडीए के लोगों का साथ दे रहे हैं और हमेशा से देते रहे हैं, देते रहेंगे। इसमें साधने की, बरगलाने की कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात, आज मोहन भागवत जी जो उलेमाओं से, मौलानाओं से मिले हैं, तो क्या मोहन भागवत जी उन लोगों को आश्वासन दिए हैं कि उन्हीं के, चूंकि आरएसएस भाजपा का मात्र संगठन है, भाजपा आरएसएस की गोद से पैदा हुई है, भाजपा आरएसएस के पेट से पैदा हुई है, ये अगर कोई कहे कि भाजपा अलग है, आरएसएस अलग है, तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि माँ अलग है, बेटा अलग है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि क्या आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने उन मौलाना लोगों को आश्वासन दिया कि योगी आदित्यनाथ अब ये नहीं कहेंगे कि जो ताजिए वाले लात और जूते के आदमी हैं, वे लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते? कम से कम मोहन भागवत जी को आश्वासन देना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि शपथ लिए होंगे कि भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना मैं एक समान रूप से संविधान सम्मत सबके साथ न्याय करूंगा, ये शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री जी क्या अब आइंदा ये बात नहीं बोलेंगे कि ताजिया वालों के लिए ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते? क्या माननीय मोदी जी जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान समाज के खिलाफ जहरीली जुबान बोलते थे, अब वो नहीं बोलेंगे? या भाजपा के अन्य छोटे बड़े नेता, जो एक सीरीज है, थूक जिहाद, लब जिहाद, अशोक सिन्हा जी, इस तरह की चीजें क्या इस वक्त योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक बार उनको हम सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में वापस लौटेंगे। देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। हमने जुलाई 2024 में 3 नए कानून भी लागू किए हैं। ये 3 नए कानून क्या हैं? ट्रेनिंग के दौरान हर नए पुलिस कार्मिक को इसके बारे में सीखना है। याद रखना, पुलिस ने तकनीक को कैसे अपनाना है, इसके बारे में भी ट्रेनिंग के दौरान आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी। फॉरेंसिक साइंस में क्या करना है, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए क्या करना है,
डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए क्या कार्रवाई और क्या सावधानी बरतनी है, इसके लिए और मिशन शक्ति के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली महिला सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम के साथ महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में आपके क्या उत्तरदायित्व होंगे, इन सभी उत्तरदायित्वों को एक साथ निर्वहन करने के सभी गुण इस ट्रेनिंग के दौरान आपको सीखने को मिलेंगे। इस ट्रेनिंग को उतनी ही प्रतिबद्धता के साथ लेके चलना है जितनी प्रतिबद्धता के साथ इस ट्रेनिंग के बाद आगे के जीवन के सेवा के क्षेत्र के जो पग पग पर आपके सामने चुनौतियां भी प्रस्तुत करेंगी और जीवन के सुनहरे अवसर भी जो आपको आपके कार्य के लिए सम्मानित करने का एक अवसर होगा, उससे भी जोड़ने का एक अवसर होगा। आज के इस अवसर पर मुझे यहां पे पीएसी 26वीं बहानी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। अंदर बड़ा कैंपस है, अच्छा यहां पर लोगों ने पहले से ही बहुत यहां के पूरे वातावरण को बेहतरीन बनाने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास होना चाहिए। फोर्स दिन भर ट्रेनिंग नहीं होगी, दिन भर आपकी क्लासेस भी नहीं चलेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए, कुछ कार्य ऐसे निकालने चाहिए जो आपके उस ट्रेनिंग के दौरान की स्मृतियों को ताजा कर सके, बता सके, लोगों की स्मृतियों बना रहे। जैसे बागवानी का ग्रीनरी, उस पूरे कैंपस को इतना हरा भरा बनाइए, आध्यात्मिक वातावरण दिखाई दे, ऐसा बनाने का प्रयास करिए। श्रमदान के माध्यम से फोर्स अगर उस कार्य को करती है, लगता है लोगों को उसका अलग ही महत्व होता है। एक होता है हम सरकार से पैसा देते हैं, वो कार्य हो गया, हमने पेड़ लगा लिया, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर ली, हमने अपने परेड ग्राउंड को ठीक कर लिया। एक होता है फोर्स ने स्वयं अपने स्तर पर सबने जुट करके, अगर हमें आपातकालीन स्थिति में कहीं पे जाना हो, हमें सारी तैयारी स्वयं करनी होती है। तब हम इंतजार नहीं करते कि हमारे लिए इस प्रकार की प्लानिंग होगी, वहां पे हमें स्वयं मोर्चा संभालना होता है। ऐसे ही ट्रेनिंग के दौरान हमें श्रमदान के माध्यम से भी उस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो अन्यों के लिए प्रेरणा बन सकती है, नए लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है। हमें समय समय पर इंटरैक्शन के लिए स्कूली बच्चों को भी बुलाना चाहिए, उनके बीच में भी हमारे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। हमें बताना चाहिए हमने क्या किया है, क्या पीएसी बटालियन में, क्या किसी पुलिस लाइन में कोई पुलिस म्यूजियम है, पुलिस के इतिहास के बारे में लोग जाने, ट्रैफिक पार्क के बारे में कोई जानकारी हमने देने का प्रयास किया। अगर हम उनके बारे में बताएंगे, लोग जानकारी लेंगे। सड़क दुर्घटनाओं में हजारों लोगों की मौत वर्ष में होती है। मैं जब उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या को देखता हूं, मुझे लगता है 3 वर्ष में कोविड कालखंड में 23,000 मौतें प्रदेश में हुई थी, 3 वर्ष में। लेकिन सड़क दुर्घटना में 1 वर्ष में ही 20 से लेके 22,000 मौतें उत्तर प्रदेश के अंदर होती हैं। हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। परिवार के परिवार समाप्त हो जाते हैं। सड़क दुर्घटना को रोकने के कारणों के बारे में जानना चाहिए। कहां पे ब्लैक स्पॉट है, कहां ओवर स्पीडिंग है, कहां नशे में लोग गाड़ी चलाते हैं, कहां ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं। ये सभी जानकारी अगर हम बच्चों को देंगे और उनको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वे स्वयं भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, अपने अभिभावकों को भी बताएं, तो बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाने के लिए हम एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। एक सामूहिक प्रयास का हिस्सा बनता है। और ट्रेनिंग के दौरान इन सभी के बारे में सीखना, महिला सुरक्षा के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में भी जानना, क्योंकि एक एक महिला पुलिस कार्मिक को एक समय के बाद महिला बीट अधिकारी के रूप में अपने अपने बीट में उसको वहां पे लीडरशिप देनी है। ग्राम पंचायत में जाके, किसी वार्ड में जाकर वहां के लोगों के साथ संवाद बनाना है। एक टीम वर्क कैसे होता है, सुरक्षा के लिए, महिला सम्मान के लिए, महिला स्वावलंबन के लिए
कौन कौन से ऐसी स्कीम है जो उन्हें स्वावलंबन के मार्ग में सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ा सकता है। इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसके बेहतर परिणाम सामने आते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे 60,244 नौ प्रशिक्षु उत्तर प्रदेश के अंदर 112 ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी इस बेहतरीन ट्रेनिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का एक नया संबल बनने वाले हैं। आप लोग जब उत्तर प्रदेश पुलिस बल का फील्ड यूनिट के साथ जुड़ेंगे, सिविल बल में कोई पीएससी में जाएगा, कोई अलग अलग केंद्रों में जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान करेगा, उस दौरान ट्रेनिंग के अनुभव का लाभ उन सभी को प्राप्त होना चाहिए। आज के इस अवसर पर 26वीं बहानी के इस G+11 नए टावर के लोकार्पण और नए हॉस्पिटल के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं पीएससी परिवार को, उत्तर प्रदेश पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में ही मौजूद हैं और 177 परियोजनाओं की सौगात देने के लिए पहुंचे। सीधी तस्वीरें अभी जब संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री, तो अपने सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जिक्र वो कर रहे थे और वो बता रहे थे कि कैसे इन योजनाओं का सीधा सीधा फायदा यूपी वासियों को मिला। चर्चा हमारे साथ हो रही थी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। सभी सियासी दलों का प्यार आखिरकार इस पर क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े रजा रिजवी जी हैं, अशोक सिन्हा है। एक बार फिर से रजा रिजवी जी के साथ हम आएंगे। रजा रिजवी जी, आप ये तमाम चीजें देख रहे हैं। 2027 चुनाव की अगर हम बात करें तो कल एक चर्चा हो रही थी अखिलेश यादव की तस्वीर पर। उस तस्वीर पर आप क्या विश्लेषण करेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये सबको पता है कि अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है उससे एन कैन पकड़ मुसलमान कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। और इससे अगर कोई कहता है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है तो ये गलत है। अब कितने परसेंट में देता है वो एक अलग मुद्दा है कि 80% देता है कि 20% की 60% की 20, लेकिन ये माना जाता है कि मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन मुसलमान और पार्टियों को भी वोट देता है और अखिलेश की यही अपनी समझदारी वो बताना चाहते हैं कि साहब जो मुसलमान वोटर है वो कहीं न कहीं उनको ये महसूस हो रहा है कि इधर वो कहीं छिटकने वाला है। तो अपने वोटर को हर आदमी जो है वो सजो के रखता है कि वो कहीं जाए ना। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी वो चाहती है सभी को वोट मिलना चाहिए, तो वो भी अपनी योजनाओं के आगे। लेकिन आजम खान एक तरह से एक बहुत कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी के लिए एक सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे थे। वो जिस तरीके से जेल में गए, उनके परिवार वाले जेल में गए, उनकी पत्नी गई, उसके बाद आपको नहीं लगता है कि कुछ हद तक चीजें काफी बदली हैं, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान अभी आपने देखा होगा रामपुर चुनाव में भी अखिलेश यादव की पार्टी को हुआ। 2027 में इसके क्या मायने हो सकते हैं और इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए स्वाति, जो आपने कहा कि आजम खान मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर हैं, ये मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि मुसलमान जो वोट देता था वो मुलायम सिंह यादव के नाम पे दिया है। मुसलमान ने कभी आजम खान के नाम पे वोट समाजवादी पार्टी को नहीं दिया है। ये आम जनता को भी जानना चाहिए। समाजवादी पार्टी में आजम खान स्टाइल ऐसी पेश करते थे कि आम मुसलमान ये जाने और नेता भी जाने, क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक अच्छे लीडर थे। वो सब अपने नेताओं की बड़ी इज्जत करते थे। अब उस इज्जत में कोई अगला आदमी समझ ले कि साहब बड़ी इज्जत करते हैं हमारी,
तो ठीक है, जाहिर सी बात है, समझे। लेकिन आजम खां अपने नाम पर वोट इकट्ठा करके आप देखिए कि वहाँ रामपुर से कितनी बार जो है वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं जीत पाए। कोई जरूरी कि हर बार जीते हैं। रामपुर से मुख्तार अब्बास जीते, रामपुर से जो है वो जीती महिला जो फिल्म में रहती थी वो जीती। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उनका रामपुर में बहुत बड़ा वो रहा, लेकिन मुसलमानों के वोट को गुलियाने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों की जो नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की कि अब्दुल दरी बिछाता है, ये बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ भी बीच में अखिलेश यादव की पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान इसकी वजह से नहीं भी हुआ। ये सही है कि उत्तर प्रदेश में मायावती जब से जो है वो उन्होंने ट्विटर की नेता बन गई हैं, ट्वीट करना, खाली आम जनता के बीच में नहीं जाना, तो उसका कहीं न कहीं फायदा जो है, जो मुसलमान जुड़ना चाहता है, अगर मान लीजिए कि मायावती की पार्टी से, बीएसपी से, लेकिन बीएसपी की हालत वो इतने नहीं देख पा रही कि बीएसपी सत्ता तक जाए, तो वो कहीं ना कहीं फिर कहता है कि भाई चलो समाजवादी पार्टी उसी की तरफ रहा जाए। लेकिन मुसलमान जो है वो सत्ता से जुड़ना चाहता है। मुसलमान सत्ता से बगैर बहुत दिन नहीं रह सकता, क्योंकि उसके दिमाग में सत्ता हमेशा रही है और हमेशा वो कांग्रेस को इसीलिए वोट देती रही कि सत्ता के साथ हम जुड़े रहें। अब इधर सत्ता के साथ वो नहीं जुड़ा है 2014 से, आप देख लीजिए कि केंद्र की सरकार के बाद से, तो मुसलमान कहीं ना कहीं, अब बीजेपी सरकार है, लेकिन बीजेपी सरकार ने कहीं सरकार की योजनाओं में किसी मुसलमान को काटा नहीं है कि तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा, खाद्यान्न योजना, तुम्हें जो है उज्ज्वला योजना में सिलेंडर नहीं मिलेगा, तुम्हें आवास के अंदर तुम्हारा आवास नहीं मिलेगा, तुम मुसलमान हो। ये कहीं आप स्वाति जी, ना तो हम भी एक जो है पत्रकार की श्रेणी में आते हैं और समाज में रहते हैं, काम करते रहते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, हमारे कान में कोई बात आज तक नहीं आई कि हमसे आके गोमती नगर भर कहते कि भैया देखो हम मुसलमान हैं, अब्दुल कलाम मेरा नाम है और हमारी बीवी को जो है आवास नहीं मिला, उज्ज्वला नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। योजनाएं प्रदेश सरकार की है और प्रदेश वासियों को फायदा मिल रहा है और ये बात खुद मुस्लिम तबका भी अच्छे से जानता है। अशोक सिन्हा जी, अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव अब मेनली पीडीए की बात करते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव आपने देखा, बहुत फायदा मिला, और अब आप चूंकि संघ से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको लगता है कि ये पीडीए की काट जो इस तरह से हो रही है, 2027 में बीजेपी करेगी, बैठकों का दौर भी चल रहा है, तो इससे कुछ फायदा मिलेगा क्या? देखिए, राजनीतिक पार्टियां जितना विभाजन करेंगी हिंदू मुसलमान के बीच में, उतना ही उन्हें फायदा होने की गुंजाइश दिखाई पड़ती है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि आप समाज को बांट करके एन केन प्रकारेण आप वोट ले लें उनसे और उनका जो वास्तविक कार्य है उनको आप इग्नोर करें, उनको आप कंधे पर बैठा के नहीं घुमाएं, तो फिर ये वादा खिलाफी भी होती है और यह भी बात साबित होती है कि देश के विकास में ऐसी पार्टियां कोई योगदान नहीं कर पाती। समाज देख रहा है कि पिछले 12-14 वर्षों से जो सरकार भाजपा की आई है, हम ये तो मानते हैं कि उसने तेजी से विकास किया है, उसने कई ऐसी देश की समस्याओं को तेजी से हल किया है जिन पर विवाद था, जिनके कारण से समाज में विखंडन पैदा हो रहा था। इससे दोनों समाज, सभी भारतीय समाज खुश हुए कि चलिए यह सब बातें खत्म हुई और राम मंदिर का मसला भी हल हो गया, विकास की बात भी हुई लोगों को। तो ये जो गरीब तबके के चिंतन है, जिसमें बिना भेदभाव के हिंदू हो या मुसलमान हो, वह बिना भेदभाव के जो विकास का काम हुआ है वो भाजपा की सरकार में अधिक हुआ। और यही कारण है कि समाज को, हिंदू मुसलमान दोनों को यह बात पसंद आ रही है कि जो हिंदुत्व की विचारधारा है वह सर्वसमावेशी है, सबके हित की बात करती है और बिना भेदभाव के, बिना बांटे वह विकास का काम करती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारे बाद 100 वर्षों के बाद जो भारत बनेगा वह विश्व गुरु बनेगा। तो अब भारत उसी दिशा में बढ़ रहा है, जहां पर एकता होगी, जहां समरसता होगी, वह देश विकास करेगा। यह दुनिया ने तय कर दिया है। युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकता, आपस में भाईचारा हटा करके कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए जो भी पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो भी पार्टी तेजी से विकास कर रही हो, बिना भेदभाव के, बिना धर्म के, बिना पंथ के, बिना मजहब के, बिना रिलीजन के,
जो वह विकास का काम दे रही हो, समाज को उसके पीछे उसको बढ़ावा देना अशोक चाहिए। यादव जी, और यदि हम बांटने वालों के पीछे बहुत रहेंगे तो सुंदर बातें, बहुत अच्छी जात के अलावा बातें, जो कुछ नहीं मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों को सीखने की जरूरत है। क्योंकि आप लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए 2024 में काफी चला भी था और इस बार भी पीडीए के जरिए अखिलेश यादव लगातार आगे की जो राह है बनाना चाह रहे हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहे हैं पीडीए को लेकर। लेकिन ये पीडीए इस बार कितना मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार आपके पास आजम खान नहीं है और भी कुछ नेता नहीं है, तो कैसे इसको आप लोग आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सिन्हा साहब कह रहे थे कि भेदभाव बिना हिंदू मुस्लिम समरसता होनी चाहिए और तमाम आदर्शवादी बातें कर रहे थे, मुझे लगता है मैंने इसके पहले भी कहा था कि आरएसएस और भाजपा में माँ और पुत्र का संबंध है, माँ और बेटे का संबंध है। तो आप ये बताइए, ये बातें अगर आरएसएस कह रही है, हमारा संबंध केवल भारत माँ से है। भारत माँ के हम सभी पुत्र हैं अशोक जी, हम सभी भारत माँ के पुत्र हैं और हम सभी एक हैं, ये बात मैं कह रहा हूं। जी जी बिल्कुल, कम से कम ये एकता का पाठ आप अगर भाजपा को पढ़ा दिए होते तो भाजपा ये नफरत की बीज माननीय मोदी जी से लेकर के आपको भी पढ़ाना चाहते हैं। हम तो मुलायम सिंह से भी मिलकर के ये बात हमने कही थी, ये नहीं बोलते कि भाई सभी एक हैं, एक ही माता की संतानें हैं। अरे आदर्शवादी बातें किताबों में अच्छी लगती है सिन्हा जी, ये आदर्शवादी बातें आप देश के प्रधानमंत्री, आदर्शवादी नहीं करके दिखाया है, करके दिखाया है। हम करके दिखाते हैं, हम आपकी तरह केवल आश्वासन नहीं देते, हम जो बात कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं। और हमारे अशोक सिन्हा जी, अशोक यादव की बात भी एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप बात मुसलमान ये नहीं कह सकता कि उसके साथ मोदी जी भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, आप आपका अशोक यादव जी बोलिए। क्या सिन्हा जी, गजब बात प्रणाम मैं कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बुनियाद ही नफरत पे टिकी हुई है स्वाति जी। नफरत अगर जिस दिन नहीं रहेगी हिंदू मुसलमान के बीच, उस दिन आरएसएस और भाजपा का वजूद खत्म हो जाएगा, उस दिन उनका अस्तित्व मिट जाएगा। तो नफरत की बुनियाद पर आरएसएस और भाजपा का गठन हुआ, हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत की बुनियाद पर। उस नफरत की बुनियाद को और मजबूती देने के लिए, उसको और सीमेंट बालू उस पर लगाने के लिए मोदी जी के बयान, योगी जी के बयान, तमाम ऐसे बयान और इस तरह बयान आते रहते हैं ताकि उस नफरत की दीवार को और मजबूती दिया जाए। और आरएसएस के लोग बैठ के यहाँ पे क्या करते हैं, अरे हम तो भाईचारे की बात करते हैं, हम तो सामाजिक समरसता की बात करते हैं। तो आपकी बातों को भाजपा, जिसकी आप माँ हैं, जिसके आप माँ बाप हैं, वो बातें आपकी भाजपा नहीं मानती है और फिर आप भाजपा के लिए वोट भी मांगने चले जाते हैं। मोहन भागवत गए थे मौलाना लोगों से मिलने, क्या उनको गए थे, कोचिंग देने गए थे क्या मोहन भागवत जी? कोचिंग देने नहीं गए थे। अशोक यादव जी अभी सुन लीजिए स्वाति जी, मोहन भागवत जी कोचिंग देने नहीं गए थे वहाँ पे उसी भाजपा के लिए वोट मांगने गए थे जो भाजपा। अशोक यादव जी, अगर हम सिनेरियो को देख लें, चुनाव वाइज अगर हम सिनेरियो को देख लें, तो आपकी बातों से ज्यादा, आपकी पार्टी की बातों से ज्यादा उनको बीजेपी की बातें पसंद आ रही, क्योंकि सरकार है प्रदेश में, देश में इनकी सरकार है और मुस्लिम तबका विश्वास कर रहा है, तभी तो वोट दे रहा है। ये बात अलग है कि अखिलेश यादव की पार्टी, आपकी पार्टी में मुस्लिम सबसे ज्यादा वोट देते हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि इनकी योजनाएं लोगों को पसंद आ रही हैं और इसीलिए चाहे 3 तलाक जैसे मुद्दे हों या और बहुत सारे मुद्दे जिन पर लोगों ने वोट दिए। देखिए स्वाति जी, लोगों ने वोट दिए, इसीलिए इस सदी के नॉन बायोलॉजिकल महामानव और आरएसएस के पेट से पैदा हुए भाजपा के मुखिया एक तरह से हैं, मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र से 3,27,000 वोट कम हुआ। ये विश्वास का प्रतीक है मोदी के प्रति, आरएसएस के प्रति, भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास कितना बड़ा है कि मोदी जी का 3,27,000 वोट कम हो गया। और दूसरे चेहरे योगी जी, इनके उत्तर प्रदेश में जिसके वो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, 62 से कितने पे आ गए, 33 पे। तो ये विश्वास बढ़ा है स्वाति जी, जो आपने कहा कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, तो ये पैमाना विश्वास बढ़ने का है। देखिए इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है आरएसएस भाजपा की। इनको ये लग रहा है कि जिस तरह से चुनाव के पहले हम हमेशा आरएसएस जाती थी, उनको हीलिंग टच पॉलिसी मरहम लगाती थी घावों पर, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के, और भाजपा उसके बाद सत्ता पा जाती थी, फिर भाजपा उस पर कटार चलाती थी। तो ये पॉलिसी जो है जनता समझ गई। पार्टी के अशोक यादव, मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूँ कि आप ही की पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर आप लोगों के खिलाफ मुखर हुए और उन्होंने मंच पर ये चीजें कही कि अब्दुल समाजवादी पार्टी में सिर्फ अब दरी बिछाने के लिए रह गया है।
और उसके बाद अखिलेश यादव ने खुद इसको जवाब दिया। जो लोग स्वाति जी, इस तरह के लोग जो बातें कहते हैं वो कहीं न कहीं भाजपा और आरएसएस से प्रेरित होते हैं। उनको वहां से ईंधन मिलता है। वो पीडीए के आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि भारत की, उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित रहें, शिक्षा सुरक्षित रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे। क्योंकि जो बातें भाजपा कहती है उसका ठीक उल्टा करती है। कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है अशोक सिन्हा जी, ठीक है मैं समझ गई। अशोक सिन्हा जी, आपने देखा होगा कि अभी प्रदेश में ज्यादा पीछे नहीं जाते। अभी हाल ही में मदरसों पर बड़ी कार्रवाई हुई थी। बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए गए प्रदेश सरकार की तरफ से। कांवड़ यात्रा को लेकर आप देख लीजिए, मुहर्रम के जुलूस को लेकर आप देख लीजिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हुई जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के खिलाफ कुछ लोग आए थे सामने और दूसरे जो विपक्षी दल थे वो खुलकर मुखर थे कि इनकी नीतियां सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो आप कैसे विश्वास बना पाएंगे? देखिए, हमारे लिए जितना रजा जी, रिजवी साहब हमारे हैं, उतने ही अशोक यादव जी भी हमारे हैं। संघ से बाहर कोई नहीं है सर, ये कहने वाली बात है। सबको एक लेके साथ चलना चाहता है। और योगी जी और मोदी जी जो कुछ भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की। मुसलमान भी नहीं पसंद करता ऐसे उत्पाती तत्वों को जो उनके बीच में रह करके कानून तोड़ें और वह पूरे समाज की बेइज्जती कराएं। उसी प्रकार से हिंदू भी नहीं चाहता कि उनके बीच में लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले लोग हों और वह पूरे हिंदू समाज को दुर्गति के स्तर पर पहुंचा दें। एक कमेंट रजा रिजवी जी आपका, क्योंकि चर्चा अब समापन की तरफ है। क्या कहेंगे इस पर, इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे सर, बहुत कम शब्दों के साथ, उसके बाद समापन की तरफ जल्दी से। नहीं, क्या मुझे बोलना है? ठीक है, बहुत माफी के साथ इस चर्चा में, क्योंकि अब वक्त तय रह गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। अशोक सिन्हा जी आपका, अशोक यादव जी, रजा रिजवी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चुनावी चाबी बन गया है मुस्लिम समीकरण, सियासत का नया अड्डा और मुस्लिमों को कैसे साधा जाए 2027 चुनाव के लिए, और इसको लेकर सियासी समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। धर्म, जाति, सामाजिक न्याय, सभी चीजों की बात हो रही है यहाँ पर।